बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाज़ीज़ लॉ। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात की कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, कब वो मैक्सिमम होता है, कब वो मिनिमम होता है। इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करते हैं कि अगर हमारे पास कोई क्लोज सरफेस हो या क्लोज स्फीयर है तो उसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं गाज़ीज़ लॉ, और गाज़ीज़ लॉ ने इसकी सोल्यूशन फाइंड आउट की है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज स्फीयर या सरफेस है तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे फाइंड आउट करना है। सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई एक क्लोज सरफेस है या स्फीयर है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई एक क्लोज स्फीयर है और इसके अंदर हमारे पास कोई एक चार्ज है, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है। अब हमें पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इससे आउट होंगे हर एक डायरेक्शन में, रेडियली मीन्स 360 डिग्री पे हर एक डायरेक्शन से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जाएंगे, मीन्स आउटवर्ड जाएंगे। तो फिर हमने क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक ये जो क्लोज स्फीयर है इसको हमने क्या करना होता है, इस पूरे स्फीयर को हम स्मॉल इस पूरे एरिया को, स्फीयर का जो एरिया है उसको हम स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फुटबॉल को देखें तो फुटबॉल के ऊपर आपने पैचेस देखे होंगे, तो हर इस तरह हम पूरे स्फीयर को इस तरह स्मॉल एरियाज में हम डिवाइड कर लेते हैं। लेकिन ये एरिया हमने इस तरह लेना होगा कि ये एरिया हमेशा क्या हो, परपेंडिकुलर हो टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया परपेंडिकुलर टू द चार्ज। क्योंकि हम फुटबॉल में अगर हम देखें तो हर एक पैच जो होता है वो उस सेंटर के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ही होता है। सो यहाँ पे जो हम एरिया लेंगे वो भी हम इसी तरह ही कंसीडर करेंगे या इसी तरह ही हम लेंगे, चूज करेंगे कि वो क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो। अब हम परपेंडिकुलर क्यों लेते हैं, हम परपेंडिकुलर इसलिए लेंगे ताकि हमारे पास फ्लक्स क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन की थी कि हमारे पास फ्लक्स कब मैक्सिमम होता है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जो है कोई एक एरिया एलिमेंट जो है वो कंसीडर कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक एरिया सेलेक्ट करता हूँ, सपोज ये हमारे पास है एरिया, ठीक हो गया। अब यहाँ से इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा ये इसका एरिया वेक्टर है, ठीक हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो बाहर की तरफ आ रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब इस एरिया में से पास होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसके पैरेलल हो जाएंगे। ये हमारे पास है E और ये हमारे पास क्या है, A, एरिया वेक्टर, ठीक हो गया। सो बोथ आर पैरेलल टू वन अनदर। सिमिलरली इस तरह मैं यहाँ पे भी एक एरिया ले लेता हूँ, ठीक हो गया। इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो ये है, ठीक। और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे वो भी इसमें से जब पास होंगे तो वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक हो गया। सिमिलरली यहां पे एक और एरिया हम लेते हैं, ठीक। इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो ये आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहां से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आते हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, जब यहां से बाहर जाएंगे तो ये बोथ आर पैरेलल टू वन अनदर, ठीक हो गया। सिमिलरली इस तरह इस पूरे सरफेस को हम एरियाज में डिवाइड कर, एन नंबर ऑफ एरियाज में हम डिवाइड कर लेते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज एक और एरिया में ले रहा हूं, इसका जो हमारे पास एरिया वेक्टर होगा वो ये आ जाएगा, और यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, हमारे पास पैरेलल हो जाएंगे। अब इसको मैं नाम दे रहा हूं A1, ये हमारे पास हो जाएगा A2, ये हमारे पास हो जाएगा A3 और ये हमारे पास हो जाएगा AN। मींस हमने इस पूरे स्फीयर को n नंबर ऑफ एरियाज में डिवाइड कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, अगर हम देखें यहाँ पे मैं A1, A2, A3, AN लिख रहा हूं, लेकिन जो E है वो मैं जस्ट E लिख रहा हूं, E सब के लिए मैंने ओनली E लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं E1, E2, E3 नहीं लिख रहा। ये इसका रीजन क्या है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे E जो है वो यूनिफॉर्म है। अब यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि ये सारे एरियाज जो है वो इस चार्ज से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है। हमारे पास ये सारे एरियाज जो है वो क्या है, इस चार्ज से इक्वी डिस्टेंस पे, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर के साथ जो है उसमें चेंजेस आ रहे होते हैं। तो अगर आर जो है वो सेम है तो हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो भी सेम ही रहेगी, यूनिफॉर्म ही रहेगी। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम सब के लिए जो है हम क्या लिखते हैं, ई ही लिखते हैं। अच्छा, अब
यहाँ पे चूंकि हमारे पास एरिया है और उसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे फ्लक्स क्रिएट होगा, क्योंकि फ्लक्स हम डिफिनेशन यही करते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया। सो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, लेट्स सपोज इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाई φ1, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाई φ2, यहाँ पे जो फ्लक्स होगा इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई φ3 एंड सो ऑन, और यहाँ पे जो फ्लक्स है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई φn। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम देखें यहाँ पे ये A और E बोथ आर पैरेलल टू वन अनदर, जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल आएगी थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगी 0 डिग्री, बिकॉज पैरेलल है। ये θ1 तो हमारे पास 0 डिग्री आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पैरेलल है तो θ2 जो है ये भी हमारे पास 0 डिग्री आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे जो हमारे पास θ3 है तो ये भी 0 डिग्री के बराबर आएगा, और यहाँ पे जो हमारे पास θn होगी ये भी किस चीज के बराबर है 0 डिग्री, बिकॉज हर एक पॉइंट के ऊपर जो है हमारे पास E और A बोथ आर पैरेलल टू वन अनदर। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इस पूरी स्फीयर के लिए हमने टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है कि हमारे पास टोटल फ्लक्स ऑफ द स्फीयर क्या होगा। सो यहाँ पे हम कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल फ्लक्स जो हमारे पास होगा, हम क्या करते हैं, ये जितने भी यहाँ पे फ्लक्सेस आ गए हैं इन तमाम को हम एड अप कर लेते हैं। तो आ जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 एंड प्लस φn। अब इन तमाम की वैल्यूज हम जो है यहाँ पे हमने पुट करने हैं। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने फाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि फाई हमारे पास किस किस के बराबर होता है। सो वी नो दैट जो फाई की वैल्यू है हमारे पास वो है EA cos थीटा, वो EA cos थीटा के बराबर है। तो अगर ये φ1 है तो ये E1 हो जाएगा और ये θ1 हो जाएगा। अब θ1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो अगर हम इसको पुट कर लेते तो हमारे पास आ जाएगा φ1 इज इक्वल टू EA1 cos 0 डिग्री, और cos 0 जो है वो किस चीज के बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, वो 1 के बराबर है। तो हमारे पास आ जाएगा φ1 इज इक्वल टू EA1 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इससे हमारे पास आ जाएगा φ1 इज इक्वल टू EA1। ये φ1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली जो φ2 की वैल्यू होगी तो वो किस चीज के बराबर हो जाएगी, वो EA2 के बराबर हो जाएगी। φ3 की जो वैल्यू है वो बराबर हो जाएगी EA3 के बराबर, एंड सो ऑन। एंड लास्ट में हम φn की वैल्यू की बात करते हैं तो वो बराबर हो जाएगा EAN। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन n जो है फ्लक्स φn विच इज इक्वल टू EAN। अच्छा, अब ये तमाम वैल्यूज जो है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। सो पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज हमारे पास आ जाएगा कि टोटल फ्लक्स, लेट्स सपोज टोटल फ्लक्स को मैं φt से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये बराबर हो जाएगा φ1 की वैल्यू क्या है EA1 प्लस φ2 की वैल्यू है EA2 प्लस EA3 एंड प्लस EAN। अच्छा, so अगर हम देखें तो इसमें E की वैल्यू क्या है, कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा कि φt जो है ये बराबर हो जाएगा E कॉमन, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हम इन एरियाज को देखें A1 A2 A3 AN, ये असल में किस चीज़ के एरिया है, ये जो हमने इस पूरे स्फीयर को स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड किए हुए हैं वो तमाम एरियाज है। सो अगर ये तमाम एरियाज हम ऐड करते तो ये किस चीज़ का एरिया आएगा, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर, तो ये इस स्फीयर का टोटल एरिया आ जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे लिखें कि हमारे पास जो φt है टोटल फ्लक्स ये बराबर हो जाएगा E इंटू, अगर इसकी जगह मैं लिख लूँ टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, टोटल एरिया ऑफ अ स्फीयर। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे लिखें कि φt इज इक्वल टू E और एरिया ऑफ द स्फीयर जो है वो हमारे पास है 4πr²। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, 4πr²। अच्छा, अब यहाँ पे ये E की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखें तो ये एक पॉइंट चार्ज है और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, वी नो दैट
कि ई जो है ये बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास ई की वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इसको जो है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको पुट करते हैं तो यहां पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स के इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज कि टोटल फ्लक्स जो है ये बराबर आ जाएगा ई की जगह हमारे पास फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई यहां पे हमारे पास क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। सो इसमें जो है कैंसिलेशन कर लेते हैं, जहां जहां पे कैंसिल होते हैं तो ये 4 पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई और यहाँ पे हमारे पास क्या है एप्सिलॉन नॉट। सो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गया है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ। सो अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट को देखें, स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस और स्फीयर is equal to the total charges enclosed by that surface or sphere divided by the permittivity। So अगर हम देखें ये क्यों हमें क्या शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है नंबर ऑफ चार्जेस enclosed by this sphere, कि इस स्फीयर या सरफेस के दरमियान हमारे पास टोटल चार्जेस कितने, और परमिटिविटी हमें शो कर रहा है मीडियम, कि कौन से मीडियम में ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स स्टूडेंट्स ये बात ध्यान में रखें, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। नंबर एक क्यों नंबर ऑफ चार्जेस इनक्लोज बाय दैट स्फीयर, कि इस स्फीयर या क्लोज सरफेस के दरमियान चार्जेस कितने इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंड द सेकंड पॉइंट इज परमिटिविटी, कि ये इस मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है जिसमें स्फीयर पड़ा हुआ है। बाकी ये जो हमारे पास फ्लक्स है ये डिपेंड नहीं करता कि ये स्फीयर इसका शेप किस तरह है, इसका साइज किस तरह है, छोटा है बड़ा है। मींस यहाँ पे एक टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस, कि ये जो हमारे पास क्लोज सरफेस है इसकी ज्योमेट्री पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउसेस लॉ की। तो यहाँ पे हम सिंपल एप्लीकेशन की बात करते हैं कि फर्स्ट वन इज कि ऑल चार्जेस लोकेटेड एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई एक कंडक्टर और इसके ऊपर जो हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ चार्जेस आते हैं, लेट यहाँ पे हम जो है एक पॉजिटिव चार्ज या इसको हम किसी टर्मिनल पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर लेते हैं, तो इसके ऊपर जो चार्जेस आएंगे तो वो सारे चार्जेस जो है इसके सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, या यहाँ पे होंगे या यहाँ पे, मीन्स इस पूरे कंडक्टर की सरफेस के ऊपर जो हमारे पास ये सारे चार्जेस आ जाएंगे। और यहाँ पे इनसाइड द कंडक्टर हमारे पास किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई हम जो है यहाँ पे बात करते हैं कि ऑल चार्जेस लोकेट एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, हमेशा के लिए सरफेस के ऊपर ही ये चार्जेस जो है वो लोकेट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये रूम जो है हमारे पास कोई एक कंडक्टर है फॉर एग्जांपल, और इसमें जो है हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस जो है ये रिलीज कर लेते हैं, तो ये पॉजिटिव चार्जेस जो एक दूसरे को रिपेल करते जाएंगे, लास्ट ये कहाँ तक पहुँच जाएंगे, सरफेस के ऊपर। जबकि कंडक्टर के अंदर हमारे पास कोई चार्ज नहीं रह जाएगा, सारे चार्जेस सरफेसेस के ऊपर आ जाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी चार्जेस होंगे वो लोकेट करेंगे एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। और सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर क्या रहेगा, जीरो रहेगा। अब फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के साथ के अंदर क्यों जीरो होगा, बिकॉज अगर हम यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइन जो ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक हो गया। सिमिलरली इसे जो है नीचे की तरफ आएंगे, तो हर एक डायरेक्शन में फील्ड लाइन जाएंगे। अगर हम देखें चूंकि ये चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुके होते हैं हर एक साइड से, या अगर हम फॉर एग्जांपल इस तरह बनाएं कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, अब अगर यहाँ से जो है इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस आएंगे या इस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस आएंगे या यहाँ पे फील्ड लाइंस आएंगे, तो सिमिलरली इस साइड से भी जो हमारे पास फील्ड लाइंस, हर एक डायरेक्शन से फील्ड लाइंस आ सकते हैं, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एक रीज़न ये है कि जब ये रिपेल करेंगे तो फील्ड के अंदर या कंडक्टर के अंदर किसी किस्म का कोई फील्ड नहीं होगा। एक रीज़न ये, बिकॉज ऑल फील्ड लाइन चूंकि ऑल चार्जेस आर सेम, तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो जब ये रिपल्जन होगी तो नो फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। दूसरा रीज़न इसका ये है, चूंकि हमने पहले वाले केस में बात की कि सारे चार्जेस जो लोकेट करते हैं एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जबकि कंडक्टर के अंदर हमारे पास किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, क्यों हमारे पास क्या होगा, जीरो होगा। एक रीज़न ये,
जब क्यू हमारे पास जीरो है, फील्ड के अंदर मीन्स कंडक्टर के अंदर चार्ज ही नहीं है, तो उसके अंदर फील्ड भी नहीं आ सकते, क्योंकि अगर फील्ड है तो वो चार्ज की वजह से होता है। तो जब कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है तो हमारे पास फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो ये 2 रीजंस जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर जीरो क्यों होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। होपफुली आपको जो इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच।